दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के साइंस वाले पोर्शन की। देखते हैं ओवरव्यू। सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है ग्राउंड वाटर को लेकर, जिसको हम भूमिगत जल भी कहते हैं। ज़मीन के अंदर जो पानी हम खोद करके निकालते हैं ना, उसी को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो ग्राउंड वाटर का यूज़ सिंचाई में हमारे देश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको लेकर क्या कोई क्राइसिस आ सकता है? आने वाले समय में किसानों को कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? क्या इसके अलावा किसान कोई दूसरा ऑप्शन अपना सकते हैं? ठीक है, इस बारे में ये आर्टिकल है, तो हम इसी को सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है, ऑक्सीजन की जो कमी जा रही है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, संग्रहण, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें? उसके लिए हमें ऑक्सीजन को क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और नए किस्म के वेंटिलेटर हम बना सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके बाद है ओल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल। ये एक अंतरिक्ष यान है। ये कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है और वहाँ से कुछ यात्री रिटर्न आने भी वाले हैं, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखेंगे। इसके बाद मंगल ग्रह से एक न्यूज़ आई है। इसमें ये बताया गया है, देखो, मंगल ग्रह पर हम ऑक्सीजन अपने साथ में लेके जाते हैं, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं कि वहाँ जो CO2 ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसी से हम ऑक्सीजन को बना लें। तो नासा का जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था ना, वो इस चीज़ में सफल हो गया। इसके बाद वाली एक न्यूज़ है, वो है ब्लैक होल से रिलेटेड, तो इसको भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले आर्टिकल के साथ में। देखो, बरसात के टाइम में धान और सोयाबीन की बुआई की जाती है। इस क्रॉप में तो ज़्यादा हमें पानी की सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो उसी से वो फसल हमारी तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें भी कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, जब बारिश नहीं होती है तो हमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो सिंचाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का। ठीक है, जैसे कि कुएं खोद दिए हमने, ठीक है, और ट्यूबवेल करवा लिए। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन अपनाते हैं, इससे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम होने लगा है हमारे देश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल करते हैं विंटर वाली जो क्रॉप है ना, उसके लिए, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों। इनके लिए हम सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टाइम में बारिश नहीं होती है। ठीक है, बारिश का मौसम निकल गया होता है। इसी के चलते एक स्टडी सामने आई है कि अभी जितना भी जो एरिया बोया जा रहा है ना, वो एरिया लगभग लगभग 20% कम हो जाएगा, ऐसे ही यदि हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते रहे तो, भूमिगत जल का दोहन यदि हम करते रहते हैं तो। इसके बाद हम ओवरऑल बात करें इंडिया की ना, तो 13% तो ऐसा एरिया है, ठीक है, जो कि क्रिटिकली वाटर डिप्लेटेड रीजन के अंतर्गत आता है। बहुत ही यहाँ की कंडीशन खराब है। ठीक है, आने वाले समय में यहाँ पर भूमिगत जल जो है समाप्त होने वाला है बहुत जल्दी। अब हम बात करते हैं गेहूं की, क्योंकि गेहूं की सिंचाई के लिए ही सबसे ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का पूरे विश्व में। और कितने एरिया में हम गेहूं को बोते हैं, तो लगभग लगभग 30 मिलियन हेक्टर एरिया में गेहूं की बुआई की जाती है। अब एक आंकड़ा बताया गया है कि 2025 तक जितने एरिया में भी हम बो रहे थे, ये जो 30 मिलियन एरिया की बात हम कर रहे हैं ना गेहूं की, तो वो एरिया कितना कम हो जाएगा। तो 20% की कमी इसमें आने वाली है, यदि हम इसी तरह से भूमिगत जल का यूज़ करते रहेंगे तो। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी विंटर की क्रॉप की बुआई हमारे इंडिया में की जाती है। तो वीट है,
ठीक है, जौ है, मस्टर्ड है और पीस है। इसके बाद अलावा यदि हम बात करें ना, तो कौन कौन सी इरिगेशन सिंचाई की विधियां हमारे यहाँ पर अपनाई जाती हैं, तो 3 मेन मेथड हैं इरिगेशन की। ठीक है, डग वेल्स है, ट्यूब वेल्स है और केनाल्स हैं। ठीक है, कुओं के द्वारा सिंचाई करना, ट्यूबवेल या फिर बोर करवा के जो सिंचाई की जाती है। इसके बाद आती है नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। अब इसके बाद एक यहाँ पर एनालिसिस दिया जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर डाटा कहाँ से? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से। इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। बात ये बताई जाती है कि क्रिटिकल वाटर डिप्लेटेड रीजन, ऐसा एरिया जो जहाँ पर अभी खतरे की घंटी चल रही है, वो एरिया 13% हिस्सा है ऐसा इंडिया में। ठीक है, जहाँ पर विंटर क्रॉप की ज़्यादा फसल ली जाती है। ठीक है, तो जिन 13% गांव की हमने बात किए थे कि ये गांव क्रिटिकल डेंजर वाली स्थिति में हैं, तो इन गाँव में जितना भी क्रॉप एरिया है ना, उसका वो 68% हिस्सा खो देंगे। जितने एरिया में भी ये खेती करते थे ना विंटर वाली, उतने एरिया को ये लगभग 68% हिस्से को ये खोने वाले हैं, ऐसा इस स्टडी में सामने आया है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया की बात करें हम हमारे देश में कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है और जो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है, यहीं पर सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, नॉर्थ वाला और ये वेस्ट वाला। ठीक है, और ये जो सेंट्रल हिस्सा है इंडिया का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। क्या इसका कोई अल्टरनेट हम अपना सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात होती है नहरों की। तो आप सभी जानते हैं कि हर एरिया में नहरों की सुविधाएं नहीं है, और नहरों को यदि बनाना भी है तो सबसे पहले तो हमें डैम चाहिए, या फिर कोई नदी का पानी नहरों के माध्यम से हम लाएंगे। तो इंडिया में हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, है ना। और बात ये है कि हमारे इंडिया में ना लिमिटेड एडाप्टेशन पोटेंशियल है नहरों की। दिक्कत यहाँ पर ये भी आ जाती है कि नहरों से जब खेतों में पानी दिया जाता है ना, तो बस ऐसे ही खेत में खाली उसको छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, हमारी मिट्टी का क्षरण होता है, जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो बह जाते हैं, यहाँ तक कि फसलों को भी नुकसान होता है। तेज बहाव जब नहर का चलता है ना खेतों में, तो उसके कारण क्षरण भी होता है, और बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ भी किया जाता है, जिससे मिट्टी में खारापन आ जाता है, क्षारकत्व की मात्रा बढ़ जाती है। आगे साइंस एडवांसेस में एक पेपर को पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है, देखो अभी तो हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम स्विच हो जाते हैं किस एरिया में, कैनाल इरिगेशन वाली मेथड में, तो जो क्रॉपिंग की इंटेंसिटी है ना, क्रॉपिंग वाला जो एरिया है वो डिक्लाइन हो जाएगा 7%, पूरे नेशनल वाइड, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसके अलावा हम कोई और भी विकल्प अपना सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं स्प्रिंकलर का और ड्रिप इरिगेशन का, जो कि सबसे किफ़ायती सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है, जितना पानी पौधे को चाहिए उतना ही दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा नुकसान ही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब वैज्ञानिकों की जो टीम है ना, वो ये भी अध्ययन कर रही है कि पिछले जो 20 साल अभी तक गुजरे हैं, ठीक है, उनमें जलवायु परिवर्तन का क्या असर उठाना पड़ा है किसानों को अपनी फसलों के लिए। ठीक है, और कितनी हद तक उनकी जो उत्पादकता कम हुई है ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन से। ठीक है, ग्राउंड वाटर के बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल से, इसका भी अध्ययन वो करेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार की प्रॉब्लम हमको देखने की मिलती हैं। पहली है फर्स्ट जनरेशन नाम दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया है सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। प्रोडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।
सेकंड जनरेशन का मतलब है प्रोडक्टिविटी तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। आज यदि हम जितनी फसल को उत्पादित कर रहे हैं, आने वाले समय में भी उतनी ही फसल के हम उत्पादित कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये दिक्कत आ जा रही, ठीक है। अब हमें ना ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी मिट्टी में कौन सी खाद डालना है, कितना पानी लगेगा और कौन सी फसल के लिए वो उपयुक्त है, ठीक है। अब जैसे कि कोई लाइट सॉइल्स है, इसके साथ में दिक्कत क्या है। लाइट सॉइल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो धान है ना, उसकी खेती के लिए ये उतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहती है। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, हरित क्रांति आई, तो पंजाब और हरियाणा वाला जो स्टेट है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धान के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो लाइट सॉइल्स होती है ना, वो ज़्यादा सुटेबल नहीं रहती है राइस के कल्टीवेशन में, लेकिन आप वहाँ पर यदि धान की खेती कर रहे हैं तो धान की खेती करने में जो भी इनपुट लगने वाली है ना, उसकी मात्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर धान की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। क्योंकि राइस के लिए तो ये उतनी ज़्यादा उत्पादकता देने वाली मिट्टी नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में इसके बावजूद इसकी खेती की गई। इसके चक्कर में ग्राउंड वाटर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग की। तो गेहूं की जब कटाई कर दी जाती है तो इसका ये जो डंठल बचता है ना, इसकी डंठल को किसान लोग आग लगाकर इसको जलाते हैं अपने खेतों को, ठीक है। तो एक फसल से दूसरी फसल के बीच में एक तो जो गैप है ना, वो कम हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप कंटिन्यू जो है गेहूं की फसल ले रहे हैं, टाइमली आप फसल लेने लगे हैं। इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि आप फिर जल्दी से जल्दी आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर ले रहे हो, ना तो आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, गैप दे रहे हो, जबकि आपको गैप देना था, ताकि एक बार जब मिट्टी के जो भी पोषक तत्व यूज़ हो गए ना, वो फिर से जनरेट हो सकें। इसके लिए तो हमें कम से कम टाइम देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कि सबसे अच्छा ऑप्शन है वर्षा जल का आप संग्रहण करिए, ठीक है। अब हमारे देश के कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार, जहाँ जो ईस्टर्न इंडिया स्टेट है ना, यहाँ पर हायर मानसून रेनफॉल होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर लैक ऑफ इनफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छे नहीं हैं कि जिसका यूज़ हम कर सकें सिंचाई के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो किसान हैं ना, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत ये हो गई है, ठीक है। इसके बाद वाली न्यूज़ हमें देखना है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक प्रकार से मेडिकल डिवाइस होती है जो कि कंसंट्रेट्स करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर। अब हमें पता है कि वायुमंडल में जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अदर गैसेस इसमें रहती हैं 1%। तो इस प्रकार से यदि हम सांस लेते हैं ना, तो हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसी के लिए इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ किया जाता। तो अब ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है क्या काम करेगा, ये पूरी एयर को अपने अंदर लेगा, ठीक है। इसमें से नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर रिमेन रह जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका यूज़ करेंगे हमारे कोविड-19 के पेशेंट। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर ही आज की न्यूज़ हम देखने वाले हैं। क्या इस पर शोध किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। और हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि ऐसी बात नहीं है कि पूरे 100% हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। इसकी जो शुद्धता रहती है ना, वो 90 से 95% तक इसकी प्योरिटी रहती है। और यदि हम रेंज की बात करें ना, तो 1 से 10 लीटर पर मिनट इनकी कैपेसिटी होती है। और 2015 की रिपोर्ट है WHO की, ठीक है।
जिसमें ये बताया गया है या आप इसको 24 घंटे 7 दिन इस्तेमाल कर रहे हो ना, ठीक है, एक हफ्ते में, तो लगभग लगभग 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा ये सब डिज़ाइन किए जाते हैं इस हिसाब से। अब न्यूज़ हम देखते हैं तो वैज्ञानिकों ने कुछ न्यू तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की खोज की है, जिसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं, ठीक है। इससे क्या है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, यही है वो डिवाइस, ठीक है। तो ये डिवाइस ऐसे काम करती है कि इसमें एक सेंसर लगा है। जब पेशेंट अपने खुद से ब्रीथ लेने लगता है नेचुरली रूप से, तो ये उसको सेंस कर लेती है। ऐसा इन्होंने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से ही हमारी जो डिमांड है, आईसीयू वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, इन सारी चीज़ों की डिमांड ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है आज के समय में। अब हम बात करते हैं 2020 की, मतलब पिछले साल की। तो ये हैं सुशोभन अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, कहाँ के, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उनकी जो टीम है, इन्होंने लो कॉस्ट वाले वेंटिलेटर को बनाया था। लेकिन बाद में इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि लो कॉस्ट वाला तो हमने बना दिए, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसा ऐड कर दें कि, ठीक है, पेशेंट ना अपने खुद से सांस यदि लेता है तो इसको ये चीज़ सेंस कर सके, ठीक है, और जब उसे ज़रूरत ना हो तो सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ताकि ऑक्सीजन का जो यूज़ है ना हम सही तरीके से कर सकें, उसका मिसयूज़ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हम ऑक्सीजन को कैसे चला सकते हैं, ऐसा इन्होंने इस पर शोध किया था। और फिर बाद में उन्होंने इसका नाम दिया था D3 एडिशन वाला वेंटिलेटर, जिसका यूज़ आईसीयू में किया गया, ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं D3 एडिशन वाले वेंटिलेटर का। जो विशेषता हम पहले देख चुके हैं ना, वही विशेषता लिए ये वेंटिलेटर है। और यदि हम बात करें इसकी कीमत की ना, तो कीमत ही सबसे मेन चीज़ होती है। सबसे पहली बात, सस्ती होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जो भी प्राइस है उससे इसकी कीमत कम ही होना चाहिए, तभी इसको लोग लेंगे, नहीं तो कोई नहीं लेने वाला। तो इसकी जो कॉस्ट है लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है इस वेंटिलेटर की, जो कि 1/3 है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 किसका, अभी वर्तमान में जितने भी वेंटिलेटर की कीमत चल रही है ना उसका, ठीक है, मतलब ये लो कॉस्ट वाला ही है। आगे ये बताते हैं कि अगस्त 2020 तक की यदि बात करें ना, तो इन्होंने 3rd जनरेशन का जो कंसंट्रेटर को रेडी कर लिया था। और यदि इसकी एफिशिएंसी की हम बात करें तो 5 लीटर में 90% आपको एफिशिएंसी देगा। और यदि आप 10 लीटर की बात करें तो 10 लीटर में 80% आपकी ऑक्सीजन शुद्ध आपको करके देता है ये वेंटिलेटर। और सबसे अच्छी बात ये है, कई महीने तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है, कोई गर्मी कोई हीट इसमें उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि ये डेटा को, ठीक है, क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। अब मान के चलिए ये क्लाउड है इसका, यहाँ से ये डेटा को पंपिंग करेगा और किसको शेयर कर देगा, डॉक्टर को, ताकि इस मशीन में अभी जो भी कंडीशन है ऑक्सीजन का, जो भी लेवल है ना, वो सारी जानकारी डॉक्टर को मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब डॉक्टर को मरीज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था भी इन्होंने कर दिया है। इसके बाद यदि इसका सर्टिफिकेशन हो जाता है ना, तो
चाहे इसकी बायो कंपेबिलिटी हो, चाहे इसका प्रेशर का सेफ्टी हो, इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी हो, ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है। तो कुल मिला के वैज्ञानिकों का जो ध्यान रहा ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई की विविधता पर रहा। ठीक है, कि आखिर हम काम ऐसा करें, कैसा काम है कि बहुत सारे पेशेंट को हम सप्लाई करते रहें ऑक्सीजन। ठीक है, और जो सोर्स है, सेंट्रल सोर्स, यहीं से सबको हम दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो दे रहे हैं उसके अमाउंट को हम एडजस्ट कर सकें, हमें ऐसी डिवाइस बनाने की ज़रूरत थी, और यही काम इन्होंने किया भी। तो ये मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कदम है। आपसे यदि कोई पूछता है कि ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी जा रही है, तो क्या इसका कोई अल्टरनेट उपाय हो सकता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नासा से, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में, और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसका जो प्रमुख काम है, ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ठीक है, किसकी? यूएस फेडरल गवर्नमेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल है सिविलियन स्पेस प्रोग्राम। इसके साथ साथ में एरोनॉटिक्स और जो स्पेस रिसर्च होती है ना, ये सारे काम देखता है नासा। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसको हम देखने वाले हैं। इसके बाद स्पेस एक्स के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हासिल करना पड़ेगा। स्पेस एक्स कंपनी क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है ना, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, एरो स्पेस मैन्युफैक्चरर है, और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की कंपनी है। ठीक है, स्पेस में जो ट्रांसपोर्टिंग एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम है ना, यही कंपनी कर रही है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 2002 में एलोन मस्क के द्वारा। ठीक है, क्यों स्थापना करी गई थी? जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कीमत है ना, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर, और दूसरी बात, मंगल पर लोगों को बसाने के उद्देश्य से भी इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को, और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसका हॉट हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ना, यही है ओल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है जिनकी इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम देखते हैं मेन न्यूज़ क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अंतरिक्ष यान है ना, ओल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल, इसने डिलीवर किया है न्यू क्रू को स्पेस स्टेशन में। ठीक है, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ रिसाइकल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल के बारे में बताई गई है कि ये कैरी कर रहा है 4 एस्ट्रोनॉट्स को, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सैटरडे को आए थे। इसको लेके जाने वाला है अंतरिक्ष में। और फिर यदि हम बात करें कहाँ से ये छोड़ा गया, कितनी हाइट पर ये पहुँच गया, तो नासा की जो केनेडी स्पेस सेंटर है ना, वहाँ से इसको रिलीज़ किया गया था। और इंडियन ओशियन से यदि हम बात करें तो लगभग 420 किलोमीटर एबव ये डॉक्ड किया गया, आउटपुट किया गया। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इसमें हिस्सा लिए हैं, जैसे कि यूएस हो, फ्रांस हो, जापान हो। ये लोग 6 महीने स्पेस स्टेशन पर बिताने वाले हैं, और ये लोग रिप्लेस करेंगे 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं ना, जो ड्रैगन कैप्सूल पर गए थे, उनको ये रिप्लेस करने वाले हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और ऐसा पहली ही बार हो रहा है जब स्पेस क्रू ड्रैगन्स जो है ना, पार किए जाएंगे सेम टाइम में, साथ साथ में। ऐसा ये पहली बार हुआ है।
स्पेस एक्स की बात करें तो ये इसकी तीसरी उड़ान है जो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाली है, ठीक है। और यदि हम पहली बात करें कि फर्स्ट, तो पहला जो अंतरिक्ष यान गया था ना वो था ड्रैगन कैप्सूल। कुछ कुछ खास फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की गई, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है। अमेरिका दोस्तों ना नए नए मुकाम हासिल करते जा रहा। सबसे पहली उड़ान थी एक ग्रह से दूसरे ग्रह में हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली। मंगल ग्रह में पहली बार एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, ठीक है। भले ही वो कुछ सेकंड के लिए हो, लेकिन उड़ाया तो ना। इतनी इतनी चीज़ें संभव है और उसको हम लाइव देख सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं। अगली जो उपलब्धि हासिल करी है अमेरिका ने वो ये है कि मंगल ग्रह पर जो CO2 की मात्रा अधिक है उसी से उन्होंने ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन किया है। एक डिवाइस का इन्होंने यूज़ किया था जिसका नाम है MOXIE, ठीक है। ये काम जो किया गया था ना वो एक रोवर के द्वारा किया गया था। रोवर जो एक प्रकार से प्लेनेटरी सरफेस का एक्सप्लोरेशन करने वाली एक डिवाइस होती है, ठीक है। जिसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि ये किसी भी ग्रह की सरफेस पर मूव कर सके और वहाँ का जो सॉलिड है उसको पता लगा सके किस टाइप की सॉलिड है, या फिर और ये कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ तो ऑटोमेटिकली होते हैं, कुछ मैन के द्वारा कंट्रोल करने वाले रोवर होते हैं। अब इस जो डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था ना मॉक्सी, इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसने लगभग 5 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था। 5 ग्राम ऑक्सीजन से आप 10 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। और ये पहला एक्सट्रैक्शन है जो कि नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया गया अनदर प्लानेट में, अलग प्लानेट के एनवायरनमेंट से नेचुरल रिसोर्स को आपने प्राप्त किया है। ये पहला मिशन है दोस्तों। तारे जन्म लेते हैं, तारे अपना विकास करते हैं और उसके बाद तारों की डेथ हो जाती है। जब तारे की डेथ होती है ना उसी टाइम में बनता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहाँ पर जो ग्रेविटी होती है ना किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ तक कि यदि यहाँ पर कोई लाइट प्रवेश कर जाती है तो लाइट इससे बाहर नहीं निकलने वाली है। इतनी ज़्यादा ये डेंसिटी यहाँ पर होती है इसकी, अपने आप में उसको सोख लेता है। अब ग्रेविटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मैटर होता है ना वो स्क्वीज्ड हो जाता है बहुत ही टिनी स्पेस में। इसी के कारण हर चीज़ को ये अपनी ओर खींचने का काम करता है। और ये तभी होता है जब एक स्टार जो है मरता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से जब लाइट बाहर ही नहीं जा सकता तो हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते, ठीक है। वो अदृश्य रहते हैं, इनविजिबल रहते हैं। लेकिन स्पेस जो टेलीस्कोप है ना, स्पेशल टूल के साथ में इनकी सहायता से हम ब्लैक होल को फाइंड कर सकते हैं। और स्पेशल टूल जो रहते हैं वो देख सकते हैं कि कैसे तारे जो है ना वेरी क्लोज हैं ब्लैक होल के, और किस प्रकार से अदर जो स्टार है ना दोनों के बीच में के स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है। ये सारी चीज़ें इन टूल्स की सहायता से हम पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूज़ को। तो वैज्ञानिकों ने एक मिनी होल का पता लगाया है जो कि हमारे मिल्की वे में स्थित है और सबसे छोटा है। और ये हमारे जो सोलर सिस्टम है ना इसके सबसे क्लोज में है, ठीक। इसका जो निक नेम्ड है ना यूनिकॉर्न दिया गया है। और इसके यदि हम बात करें मास की तो
ये जो है ना 3 टाइम्स है। किससे? आवर सन से। और आगे एक रेड जाइंट स्टार्स के बारे में बात की गई है कि ये ऑर्बिट्स करता है, ठीक है, विथ ब्लैक होल, जिसको बाइनरी स्टार सिस्टम कहा जाता है, जिसका नाम दिया गया है V723 MON।